नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अठवास से ग्राम कृषि महोत्सव का आगाज, किसानों को मिलेंगी उन्नत तकनीकों की जानकारी। डीग में कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, पशुपालन योजनाओं की हुई गहन समीक्षा। कोटा जिले के 9 विद्यालयों को मिलेगा नया भवन, शिक्षा मंत्री ने दी बड़ी सौगात। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। कोटपुतली बहरोड की जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जनगणना 2027 को लेकर खास जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार देश की पहली डिजिटल जनगणना कर रही है। इसमें जानकारी मोबाइल या डिजिटल उपकरणों से जुटाई जाएगी। इस बार लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका भी दिया गया है। यह स्वगणना 1 मई से 15 मई 2026 तक की जा सकती है। प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि वे सही जानकारी दें और जनगणना में सहयोग करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके और क्षेत्र का विकास हो सके। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। यह जनगणना पहली बार एक डिजिटल जनगणना है, जिसमें सारी सूचना डिजिटल माध्यम से, ऐप के माध्यम से ली जाएगी। इसके तहत 16 मई से 14 जून तक इसका फर्स्ट फेज करवाया जाएगा, जिसमें मकान गणना एवं सूचीकरण करवाया जाएगा। इस बार भारत सरकार द्वारा स्वगणना, सेल्फ इन्यूमरेशन भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 1 मई से 15 मई तक सभी निवासी अपनी स्वगणना पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। मेरी आप सबसे यह अपील है कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा बने, स्वगणना कर अपने आप को इससे जोड़ें। इसका एक पोर्टल है sc.census.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप सेल्फ इन्यूमरेशन करें और जब भी इन्यूमरेटर्स आपके घर पर आए तो उनको सही एवं सटीक सूचना दें और राज्य सरकार एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने। जनगणना बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि जब डाटा प्रॉपर तरीके से, सारा प्रॉपर तरीके से एज पर नॉर्म्स और एज पर जो सेंसस की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा कलेक्ट होना अति आवश्यक है। तो उसमें अलग अलग स्टेज पे काम होता है। इसमें एक तो सुपरवाइजर सर्किल का निवार करना और उसके पश्चात उनकी मैपिंग, तो वो हमने कर लिया। उसके बाद उनको प्रशिक्षण देना होता है, जो भी सुपरवाइजर मैपिंग के पश्चात उनको प्रशिक्षण का कार्य रहता है वो हमने कर दिया। उसके बाद में जो CMS पोर्टल है उस पर जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनको HLBC आवंटित किया जाता है, ताकि वो एरिया वाइज उनका हो, कौन सा एरिया रहेगा, किसका एरिया कहाँ से कहाँ तक रहेगा। और उसके बाद में जो उनकी नियुक्ति है वो CMS पोर्टल से होती है। जैसे जो भी प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं वो हमने करवा दी है। एक प्रशिक्षण प्लान भी हमने बना लिया है। तो पहले कुछ को ऑलरेडी प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तो फिर 1 मई से 12 मई तक और इसमें कुछ प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहेगा और फिर 13 मई से 15 मई तक भी इसमें रहेगा। इसके साथ में जो फील्ड ट्रेनर्स रहेंगे 2-2 उनका रहेगा। और हमने सेल्फ एन्यूमरेशन पे भी ज़्यादा जोर दिया है। एक वीडियो भी जारी किया गया है और जो विलेज लेवल पे जो सुजस ग्रुप है उस पे भी हमने वो वीडियोस डाले हैं, ताकि आमजन को भी दिक्कत नहीं आए और वो उस वीडियो को देख के और उसमें क्या प्रोसेस है उसको समझ लें। और सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य भी उसमें हमने उस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। इसी को लेकर चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ब्यावर के जिला नोडल प्रभारी डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के अलग अलग वार्ड, इलाज कक्ष और OPD का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टरों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और मरीजों से भी अस्पताल की सुविधाओं के बारे में पूछा। आज की जो विजिट का उद्देश्य था, अभी जो हमारा आने वाले जो समय रहेगा, काफ़ी गर्मी का प्रकोप रहेगा, तो हीट इलनेस के जो पेशेंट आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था हम दुरुस्त कर सकते हैं और भी तो। और उसके अलावा जो OPD IPD में रूटीन जो पेशेंट हैं उनको भी गर्मी में कोई अलग से परेशानी नहीं हो, उनके पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो, उनके वार्ड्स में कूलर वगैरह, फैन वगैरह सब चालू हो, जो सीरियस पेशेंट है वहाँ पे AC वगैरह लगे हों, अच्छे चल रहे हो। तो एक डेडिकेटेड हीट इलनेस का वार्ड हम यहाँ पे ठीक बनाएंगे, लगभग 10 बेड का, जिसमें पूरा जो कूलिंग मैकेनिज्म वार्ड में होता है वो इंश्योर करेंगे।
बाकी इनकी अभी जो अस्पताल में ओपीडी और आईपीडी वगैरह है वो इनकी सेवाएं संतोषप्रद थी। कुछ छोटे मोटे सुझाव मैंने दिए इनको, जिसमें कि अगर किसी वार्ड में एक एक्स्ट्रा कूलर और लग जाए, कुछ लाइट कलर के कर्टन्स वगैरह भी देखें, और अपने जो इनका फीमेल वाला जो वार्ड है उसमें भी थोड़ा और इनको कुछ एडिशनल कूलर वगैरह लगाने के आदेश दिए। डीग जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की योजनाओं और कामकाज की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले की 188 पशु चिकित्सा संस्थाओं के संचालन की स्थिति देखी गई, जिनमें पॉलीक्लिनिक, अस्पताल और उपकेंद्र शामिल हैं। कलेक्टर ने नए पशु चिकित्सालयों के निर्माण और अपग्रेडेशन के काम की प्रगति जानी। बैठक में पशुओं के इलाज और टीकाकरण पर भी चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर हर जरूरतमंद पशुपालक तक पहुंचाया जाए। 12 जिले में ग्राम रथ अभियान आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों और ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं से जोड़ना है। इस अभियान के जरिए किसानों को नई तकनीक और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही गांवों में संध्या चौपाल और कला जत्था के माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। रथों पर सुझाव पेटिका भी रखी गई है ताकि ग्रामीण अपने सुझाव दे सकें और भविष्य में योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सके। फतेहपुर शेखावाटी के अठवास गांव से ग्राम कृषि महोत्सव की शुरुआत की गई। यह महोत्सव 1 मई से 21 मई तक चलेगा, जिसमें अलग अलग गांवों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर R.K. दुलड़ ने बताया कि इस दौरान फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और नेछवा क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इसमें किसानों को नई कृषि और पशुपालन तकनीकों के बारे में बताया जाएगा ताकि वे बेहतर उत्पादन कर सकें। दांता रामगढ़ क्षेत्र में सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत LED मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में बता रही है। हाल ही में यह वैन लामिया, खाचरियावास, चैनपुरा और पचार गांवों में पहुंची। अभियान के जरिए किसानों और ग्रामीणों को कृषि, बागवानी, पशुपालन और अन्य 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे इन योजनाओं की जानकारी लें और उनका पूरा लाभ उठाएं। खेतड़ी उपखंड में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। यह काम स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार चौहान और तहसीलदार सुनील कुमार मील के नेतृत्व में किया जा रहा है। पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक लोगों को स्वगणना के तहत ऑनलाइन अपने परिवार की जानकारी भरने का मौका दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर सही और पूरी जानकारी दर्ज करें। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की सभी 44 ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रचार रथ बसई, बेसरडा और नांगलिया दुधवा गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत किया। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा, जिसमें LED से सजी मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में बताएगी। ग्राम सेवक राजकुमार ने बताया कि इस रथ के जरिए किसानों, पशुपालकों और आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही उन्हें जुड़ने का मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। झुंझुनू के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति और मंदिर का निर्माण किया गया। इसका अनावरण एक समारोह के साथ किया गया। यह निर्माण गुजरात के वापी में रहने वाले प्रवासी रमेश चंद्र वर्मा के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि CA जितेंद्र वर्मा थे। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग के सबसे बड़े कार्यालय में मां सरस्वती का मंदिर बनाकर यह संदेश दिया गया है कि स्कूलों में प्रार्थना के दौरान विद्या की देवी की पूजा हो और बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित हों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि झुंझुनू शिक्षा विभाग शिक्षा का मतलब माता सरस्वती, और झुंझुनू शिक्षा विभाग का ये मुख्यालय है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय। 5 महीने पहले जब मैंने यहाँ पे कार्य ग्रहण किया, उसी दिन मेरा सपना था कि हम यहाँ पे शिक्षा के साथ एक आध्यात्म, एक आत्मिकता, एक वैचारिकता का भी माहौल सकारात्मक बनाए। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि
परम सम्मानीय भामाशाह रमेश जी वर्मा जो गुजरात प्रवासी है, उनसे हमने छोटा सा आग्रह किया, एक छोटा सा भव्य शानदार सरस्वती का मंदिर यहाँ पे निर्माण किया है। मैं केवल यही कहूँगा, एक तो सकारात्मकता हमने शिक्षा के कंट्रोल रूम में बनाने का प्रयास किया है। पूरे झुंझुनू जिले के तमाम राजकीय व निजी विद्यालयों में ये सकारात्मकता जाएगी। हम पढ़ने में, पढ़ाने में, भौतिक विकास में, हम संस्कारों में, हम शिष्टाचार में, हम आदर्श में एकदम एक्सेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के गुडागोडजी इलाके में जहां 1000 फीट गहराई पर भी पानी मिलना मुश्किल है, वहां श्री सरदारपुरा के किसान श्री राम काजला ने नई तकनीकों से खेती कर शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने बारिश का पानी बचाने के लिए फार्म पॉन्ड बनवाया, ड्रिप सिंचाई शुरू की और नेट हाउस लगाया। अब वे सिर्फ 0.6 हेक्टेयर जमीन से सालाना 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। श्री राम ने खीरा, तरबूज, प्याज, मिर्च और पपीता, नींबू जैसी बागवानी फसलों की खेती शुरू की। नेट हाउस में साल में 2 बार खीरे की फसल लेकर करीब 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। वहीं 200 नींबू के पेड़ों से 1.5 से 2 लाख रुपए की आय हो रही है। शुरुआत तो सब पहले तो प्राकृतिक खेती जैसे बाहर की खेती करता हूँ, तो बाहरली खेती में क्या है कि कुछ पानी की कमी होगी, पानी की कमी होने बाहरली खेती बाकों से कम हुआ। तो ऐ लिए मतलब ये हो जाए कोई समाचार पत्र में यूट्यूब पर देखो कि ये आया का प्रोजेक्ट मतलब कम पानी में हो सके, तो बकी तरफ थोड़ा ध्यान दियो। जो कंपनी लगा रही है उन कई कंपनियों संपर्क करियो तो वह कंपनी वाला क्या है कि मतलब आगे लगागा उनके बाद में देखो मैं फार्म पॉन्ड तैयार करियो तो ये भी जाए मान लो कुछ तो 5-7 नौ तो 12 में चाले हैं, बाकी बारिश को पानी है तो बहु पौंड ने भर लिया। हाँ पौंड में फेरिया। पोखरण क्षेत्र में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण रथ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत भणियाणा गांव से हुई। इस अभियान के तहत LED मोबाइल वैन के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से ग्रामीणों को दिखाई जा रही है, ताकि लोग आसानी से समझ सकें और उनका लाभ ले सकें। विकास अधिकारी हनुमान राम चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह वैन गांव-गांव जाकर किसानों, पशुपालकों और आम लोगों को योजनाओं की जानकारी देगी। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके पहले चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक लोगों को ऑनलाइन अपने परिवार की जानकारी खुद दर्ज करने की सुविधा दी गई है, जिसे स्वगणना कहा जाता है। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने और संसाधनों का सही वितरण करने में मदद मिलती है। यह पूरी प्रक्रिया देश के सुशासन का आधार बनती है। उन्होंने कहा कि जनगणना से जन कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण का कार्य आज से प्रारंभ हुआ है। मैंने स्वयं ने भी स्वगणना के तहत अपनी गणना का कार्य पूरा किया है। मैं समस्त राजस्थान प्रदेश वासियों और विशेषकर जोधपुर वासियों से विनम्रता से अपील करता हूं कि इस कार्य में सब अपना सहयोग दें। ये जनगणना का कार्य अपना एक राष्ट्रीय कार्य है, जिससे हमारे राजस्थान का प्रत्येक डेटा जनगणना के माध्यम से उपलब्ध रहेगा और इस जनगणना से विकास को जोड़ते हुए हम सब इस पुनीत कार्य में अपना सक्रिय सहयोग दें, ऐसी मेरी विनम्रता से सबसे अपील है। डीडवाना के नावा नगर पालिका सभागार में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की लीगल सर्विस फॉर विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम स्कीम 2026 के तहत हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह जाखड़ और अधिवक्ता रोहित छिपा ने लोगों को साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित विदेशी भाषा संचार कौशल योजना के MOU हस्ताक्षर समारोह के तहत डीडवाना जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित VC कक्ष में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संबोधन को कॉलेज के विद्यार्थियों ने सुना। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों के विदेशी भाषा संचार कौशल को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर डीडवाना में कृषक, पशुपालक और ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में LED मोबाइल वैन भेजी जा रही है। यह वैन तय रूट के अनुसार गांवों में जाकर लोगों को कृषि, पशुपालन, डेयरी, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसी विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दे रही है। भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए MOU हस्ताक्षर समारोह का वर्चुअल माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कमर चौधरी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी और राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने युवाओं को कौशल विकास और नई भाषाएं सीखने के अवसरों के बारे में जानकारी दी। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने जनगणना 2027 के तहत शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया में स्वयं भाग लेकर लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने सरकारी पोर्टल पर अपनी जानकारी भरकर ऑनलाइन फॉर्म जमा किया और आम लोगों से भी इस सुविधा का उपयोग करने की अपील की। मंत्री ने बताया कि जनगणना देश के विकास योजनाओं और संसाधनों के सही आकलन का बहुत महत्वपूर्ण आधार होती है। इससे राज्य को भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में अब लोग अपने मोबाइल से आसानी से अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं, इसलिए सभी को इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। राजस्थान में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण हाउस लिस्टिंग शुरू हो गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वयं ऑनलाइन स्वगणना प्रपत्र भरकर अभियान में भाग लिया। उन्होंने बताया कि जनगणना से मिलने वाले सही और विश्वसनीय आंकड़े सरकार को योजनाएं बनाने और सही लोगों तक लाभ पहुंचाने में मदद करते हैं। यह राज्य के विकास के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जब जनगणना की टीम उनके घर आए तो वे सही जानकारी दें। साथ ही नागरिक चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने जनगणना 2027 की स्वगणना डिजिटल रूप से सफलतापूर्वक पूरी की है। आइए संकल्प लें कि राज्य में जनगणना से कोई भी व्यक्ति, परिवार ना छूटे। कृपया जनगणना में भाग लेकर राष्ट्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। समग्र शिक्षा परिषद ने कोटा जिले के 9 विद्यालयों में नए भवन निर्माण के लिए 12 करोड़ 2 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। यह घोषणा शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने जन सुनवाई के बाद अपने जन संवाद कार्यक्रम में की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 300 भवन विहीन विद्यालयों के लिए कुल 410 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें कोटा के ये 9 स्कूल भी शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य में जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए 2000 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे स्कूलों की स्थिति सुधारी जाएगी। इसी कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री मदन दिलावर ने स्वयं जनगणना पोर्टल पर अपनी स्वगणना भी भरी और लोगों से भी इस अभियान में भाग लेने की अपील की। शिक्षा विभाग ने राजस्थान भर में 300 भवनों के लिए जो भवन विहीन हमारे विद्यालय, ऐसे विद्यालय में भवन बनाने के लिए 410 करोड़ रुपए जारी किए। इससे हमारे जो भवन बनेंगे, जो बच्चों को असुविधाएं हो रही थी, वो अब सुविधाओं में बदलेगी। और इसलिए कोटा जिले में भी लगभग 12 करोड़ से ज्यादा की विद्यालय की स्वीकृति में जारी की। जैसे कि सुल्तानपुर में हमने उकड़ला प्राथमिक विद्यालय और बनेठिया उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक हरिजी का निगोदा प्राथमिक विद्यालय, जिसमें
इसी प्रकार से खेराबाद पंचायत समिति में राजू खेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय, मानपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय और इसी प्रकार से सांगोद का बालूखेड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन बनेगा। मैं और हमने लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास हमने भवनों के निर्माण के भवनों के जर्जर के मरम्मत के लिए भी जारी किए ताकि उनकी मरम्मत हो सके, विद्यालय की मरम्मत हो रही है। में जो हमारे और भी भवन बहुत सारे भवन जो इनको बना सब भवनों के लिए हम चरणबद्ध तरीके से इसी प्रकार से स्वीकृति जारी करके सब विद्यालयों के भवनों का निर्माण करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी हमारा जो छात्र है विद्यालय उनके बिना न रहे, सब विद्यालय की अच्छी छत के नीचे बैठे। राजस्थान भर में लगभग 37,000 विद्यालय वाले ऐसे जिनमें हमारे विद्यालय उनके पट्टे नहीं, कुछ जगह विद्यालय बने हुए हैं लेकिन उनका भी पट्टा नहीं। हम राजस्थान में अभियान चला रहे हैं और अभियान चलाकर सभी विद्यालयों को पट्टा देने का प्रयास कर रहे हैं और ये अभियान अभी हमारा बहुत ही जोरों पर है। पूरे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, जिला कलेक्टर इसमें लगे हुए हैं। यही कोशिश है कि आने वाले समय में कोई भी विद्यालय बिना पट्टा विहीन नहीं रहेगा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।